जिस तरीके से ये जंग शुरू हुआ, इसको पकड़ना, इसको जेल में डालना मुजीब को, द लीडर ऑफ पाकिस्तान जो फेयर इलेक्शंस में मेजॉरिटी लिया है ऑल पाकिस्तान, उसको आप जेल में डाल रहे हैं। ये किस किस्म का ये? आप मार्शल लॉ डिस्प्ले कर रहे हैं इसलिए कि वो इलेक्शन जीत गया। अगर आप समझते हैं कि वो हिंदुस्तान का जासूस था और अगर तल्ला में महसूस ऐसा हो रहा था कि वो है हिंदुस्तान, तो फिर आप उसको ट्रायल करते, पब्लिक ट्रायल करते और बताते लोगों को। उस वक्त तक तो खैर देर हो गई थी, मेरे ख्याल में उस वक्त तक लोगों को पता चल गया था कि तुम तुले हुए हो, याहिया खान, तुम तुले हुए हो कि पावर को नहीं ट्रांसफर करना, तुम तुले हुए हो कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स को नहीं मानना। बाय दैट टाइम यू वर मॉरली तो आप डिफीट हो गए थे। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जैसे वो पोलिश रेजोल्यूशन आया, अब भाई हमारे फोर्सेस को जाना भी पड़ता, इस किस्म का सरेंडर तो नहीं होता ना। हाँ कहते हाँ ठीक है हम जा रहे हैं, फिर ठीक है। खैर एनीवे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ और हम शिकार हुए लोगों के एम्बिशंस पे। उस वक्त के तक तो भुट्टो को पता चल गया था कि और कोई है ही नहीं। ट्रांसफर पावर जब हुआ उसको ही हुआ ना, सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना। मैं कहता हूं कि अगर आपका एडवाइस एक्सेप्ट भी नहीं होता तो आप अलग हो जाएं, नहीं कि उसके साथ फिर खड़े रहें। क्या होता है यार, क्या होता अगर आप कहते आ जाए? वो क्या करता मुझे वेस्ट पाकिस्तान में, क्या करता? वो एक सीट नहीं था उसका। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अफसोस की बात है। दिस वाज अवॉइडेबल, नहीं होना था। मैं ये नहीं चाहता हूँ फौज इन्वॉल्व थी, कुछ अफसर थे जो भुट्टो के साथ थे, उसमें से टिका खान जरूर एक था उस वक्त तक। खैर वो उसको बाद में भुट्टो ने खुद आर्मी चीफ बनाया। वो शायद उसकी ख्याल और सोच थी कि ढाका से हम बेहतर लड़ सकते थे। और बड़े लोगों का ये है कि फोर्टिफिकेशन, नेचुरल जो फ्रंटियर नेचुरल थे, रिवर चार तरफ से पानी था और बीच में ढाका था। वी कुड हैव डन बेटर, हमें सरेंडर करने की जरूरत नहीं थी। मगर याहिया खान ने कहा कि अब जीत नहीं सकते, लिहाजा अगर जीत नहीं सकते तो अब बेहतर है कि स्टॉप फाइटिंग। मगर वो जो लव सरेंडर आ गया ना, दैट वाज टेरिबल। भुट्टो हार रहा था इलेक्शंस और इलेक्शंस को मैनिपुलेट किए गए हैं और वो फिर आ गया है 10 साल के लिए। मैं नहीं समझता भुट्टो वो इलेक्शंस हारता। मैं समझता अगर वो फ्री एंड फेयर होते, ठीक है उसकी मेजॉरिटी 2/3 नहीं रहती और उसकी सीट्स जाते, मगर मैं नहीं समझता कि वो ही वुड हैव बीन वाइप्ड आउट, नॉट एट ऑल। मगर ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, यू नो, आई मीन जिस तरीके से लोगों को और कैंडिडेट्स को इन्होंने अगवा किया, किसी को क्या नहीं किया, तो वो पूरे इलेक्शंस पे एक पोल आ गया। और उसके बाद मेरे ख्याल में ही द मॉरल राइट जो था, जो हर वक्त होता है एक आदमी जो फेयर चीज करता है, वो मॉरल राइट रहा नहीं उसका और वो फिर वो हरकत पे आ गया। हाउ कैन अ मैन थिंक कि तुम्हारे खिलाफ खड़े हो? उसकी जुर्रत कैसी हुई करे तुम्हारे खिलाफ जन भुट्टो साहब खड़े हो सकते हैं? तो उसको अब या वाह कर दो या उसकी डिस्क्वालीफाई कर दो कि आपके पास अपोजिशन कैंडिडेट भी नहीं है। Why do you go to this extent? तो जब आपका मॉरल राइट खत्म हो जाता है, आप किसी चीज का भी शिकार हो सकते हैं। I'm sorry, कोई भी किसी चीज का भी शिकार हो सकते हैं। If you lose the moral right to. जुडिशियल मर्डर था इन अ सेंस, बिकॉज कोई आदमी को जो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ उसको सजाए मौत देना, इट वाज टू मच। तो आपके पास कोई सबूत नहीं था कि वो करे। अगर उसने लिखा है एलिमिनेट हिम और उसको नहीं मारे गया जिसको उसने कहा, कोई और मारे गया, तो आप उसको सजाए मौत दे रहे हैं। यू नो, इट्स अ मैनस्लॉटर का चार्ज हो सकता है। कोई इसका कोई हिस्ट्री में एग्जाम्पल नहीं था, तो इसलिए मेरे ख्याल में सजाए मौत देना गलत था। और फिर उन्होंने मांगा, और फिर जैसे नसीम हुसैन शाह ने तो कह दिया कि मैंने तो इसलिए किया कि हमें कहा गया था। जिया को भी तो उड़ा दिया ना, सब लोग उड़ रहे थे, बम भी उड़ रहे थे। देखिए अमेरिका का हिस्सा कहना कि अमेरिका का हाथ था उसमें, जब उनका एम्बेसडर भी मारे गया उसी एरिया से, हो सकता है, आई वुडंट पुट इट पास देम, मगर सस्पिशन तो है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उधर भी कोई खास इंक्वायरी नहीं हुई, 9/11 का भी खास इंक्वायरी नहीं हुआ, बिन लादेन का भी खास इंक्वायरी नहीं हुआ। अब तो लोग कहते हैं कि बिन लादेन का लाश ही नहीं मिला।
सोवियत यूनियन ने आपने क्या क्या कहानी बताई, इसलिए कि आपको अमेरिका की सपोर्ट चाहिए थी, खास तौर आपको अमेरिका के डॉलर्स चाहिए थे। मुझे बताएं, कभी 1 लाख से ज्यादा सोवियत यूनियन के फोर्सेस अफगानिस्तान में अंदर गए ही नहीं, और आप कह रहे थे कि ये वार्म वाटर्स के तरफ जा रहे हैं, बस हमारे तबाह हो जाएंगे, एक दफे उधर पहुंच जाएं तो पाकिस्तान इज नेक्स्ट ऑन द एजेंडा। 6 लाख तो तुम्हारे फौज है, 1 लाख का फौज लेके 6 लाख के खिलाफ लड़ने आता है, उसको तबाह करने के लिए आता है कि वार्म वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन। नॉनसेंस। क्या अफगानिस्तान जो है आपके साथ कोई डिफेंस ट्रीटी थी? अफगानिस्तान तो कहता है आधा पाकिस्तान उनका है, आज तक कहता है आधा पाकिस्तान हमारा है, और अब तो वो क्या नहीं कर रहा है, आज पूरा पाकिस्तान या आधा पाकिस्तान उनका बनाना। आपको क्या जरूरत थी कि आप सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका की पिट्ठू बन के आप लड़ने लगे? क्यों? क्या था असल उनका? ये था पाकिस्तान। नॉनसेंस, गलत। और हमें कैसे पता चला कि गलत है? सोवियत यूनियन जब खत्म हुआ तो पॉलिट ब्यूरो के कागजात जो थे वो सब पब्लिसाइज हुए, और उस मीटिंग का जिधर वो फैसला दिया गया था पॉलिट ब्यूरो का कि हम जाएंगे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को मदद करने के लिए हम जाएंगे, वो जो था वो 1 वोट से लिया गया था, और वो वोट था ब्रेजनेव का, और ब्रेजनेव था सेक्रेटरी जनरल, टॉप मैन था पार्टी में, सबसे ताकतवर था। इसीलिए तो वो गए, और इसीलिए नहीं गए थे कि पाकिस्तान को फतह करने के लिए, वो इसीलिए गए थे कि वो ब्रेजनेव कह रहा था, उनके जो बहस हुआ था कि भाई एक कम्युनिस्ट पार्टी हम चाहते हैं हर मुल्क में हो, वो कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी अफगानिस्तान में। बबरक करमल हमारा बड़ा दोस्त है, हमारा फेलो कम्युनिस्ट है, उसने अपील किया है कि आओ हमें मदद करो, और अगर हम इधर ना कह दें तो फिर हमें कौन मानेगा, तो लिहाजा हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है। और ऑफ कोर्स अमेरिका को तो एक वियतनाम का बदला मिल गया, उन्होंने कहा कि आओ माने, और उनको फिर पैसे हमारे लोगों को, अफगानियों को और पाकिस्तानियों को जाके उधर लड़ाना उनके लिए। यार एक मुल्क में जब आप सरबराह हैं, आप ऐसे ही डॉलर के लिए आप चले जाते हैं जंग लड़ने के लिए अगेंस्ट सुपर पावर। क्या हासिल किया? क्या हासिल किया उस जंग से? इसलिए कि उस जंग में आपके तो वो फिर तालिबान आ गए, उनके साथ फिर 20 साल और लड़े हैं आप। आपका पूरा तबाही, कलाशनिकोव कल्चर, ड्रग्स, ओपियम, एवरीथिंग तबाह हो गया। फिर पाकिस्तान वो रहा ही नहीं, फिर वो जियाउल हक साहब के फिर वो मुल्ला शुरू हो गए, मुल्लाक्रेसी आ गया। आई एम सॉरी, ये कोई आपका जंग था ही नहीं। अफगानिस्तान खुद लड़ते उनके खिलाफ, लड़ने देते। अगर वो ऑक्यूपाई हो जाता तो आपका क्या बेनिफिट हुआ कि रूस चले गया, बल्कि आपको तो उससे बुरा दुश्मन मिला है। वो आज तक आपने बढ़ रहे हैं, आज तो आपकी दोस्ती हुई है। यू हैव अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद रशिया। आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं है अफगानिस्तान के साथ, वो हिंदुस्तान के साथ है। आप खुद कहते हैं कि वो जो लोगों को भेज रहे हैं वो हिंदुस्तानी पैसे लेके इधर आते हैं। टेरेबल डिसीजन। बीबी नहीं चाहती थी कि कोई प्रेसिडेंट बने, इसलिए 58(2) था ना उस वक्त, तो वो नहीं चाहती थी कि वो प्रेसिडेंट बने जो उनको निकाल सकता है किसी बहाने पे, ऊपर करप्ट हो, पड़ा निकाल दिया। वो चाहती थी कि वैसे ना हो जो गुलाम मुसाक के साथ हुआ था इन द प्रीवियस टर्म। तो वो चाहती थी कि एक अपना सुलझा हुआ आदमी, लॉयल PPPite, और लगारी साहब से ज्यादा कौन था। तो जब वो बनना चाहते थे तो नवाबजादा नसरुल्लाह थे, और नवाबजादा नसरुल्लाह भी ऐसे आदमी थे जिनको मैं कभी कभी खबर ले जाता था बीबी के बारे में, और बीबी मुझे कहती थी कि नवाब साहब को जाके ये कहो, वो भी मुझे कहते थे बीबी को कहो। तो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो थे, उनके पास उस वक्त 100% श्योरिटी थी कि वो सदर बन सकते हैं पाकिस्तान का। क्यों? कि उनके पास सपोर्ट था ऑपोजिशन का, भुक्ती साहब, ये सब इनकी सपोर्ट थी।
and he could have become the president. He had the votes. और लगारी साहब बकौल मैंने देखा नहीं, मगर उन्होंने उसका पैर पकड़ लिया, नवाबजादा नसरुल्लाह का। कहने लगे नहीं, आप माने हमारी बात, और नवाब साहब माने। लगारी became the president. ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो प्रेसिडेंट के साथ जो उनका हुआ था लगारी का, ऐसा नहीं था कि शुरू से उसकी कोई ख्याल था कि इनके साथ ये करूँगा, या शुरू से उनकी कोई दुश्मनी थी। ये दुश्मनी हुई चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह था ना, उसके ऊपर ये बात हुई जब कुछ शक था बीबी को कि वो केस के खिलाफ दे। तो मैं सिर्फ ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि डिफ़िकल्टीज थी, मगर लगारी के साथ शुरू में कुछ नहीं थी। ये बना, इट डेवलप्ड। और भी मसले थे, प्राइवेट मसले थे लगारी साहब के, फैमिली के, और जिसमें दूसरे लोगों को खामखा दखल था, और लगारी ने जो किया मैं समझता हूँ गलत किया। शी वॉज इलेक्टेड, और अगर इसको कुछ था, बातें करनी थी, और अगर प्राइवेट मामला था तो आई डोंट थिंक कि प्राइवेट मामले को यू शुड अलाउ इट टू इंटरफियर विद योर जॉब एज द प्रेसिडेंट, और फॉर दैट मैटर द प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर रहा है वो फौज को इग्नोर नहीं कर सकता। कोई प्राइम मिनिस्टर समझता अगर है कि वो जो मर्जी है करे और फौज की पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर करे, वो गलत है और वो ठीक नहीं है। आप पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रख के कोशिश करें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल हो। बेनजीर भुट्टो हैड एन एक्सीलेंट एटीट्यूड फौज का। उसके पास दो आर्मी चीफ्स थे, एक था करामत, एक था काकर, और मेरे ख्याल में दोनों के साथ उसके बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा था, खास तौर काकड़ के साथ। इसलिए कि काकड़ को तो उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट यू टू कैरी ऑन मेरे सामने, बल्कि उन्होंने मुझे एक किस्म बीच में रख के कहा था, लुक एट इट जफर, द आर्मी चीफ इज नॉट एक्सेप्टिंग एन एक्सटेंशन एंड आई हैव ऑफर्ड हिम एन एक्सटेंशन। खैर मैं क्या कर सकता, मैंने उसको देखा रहा, मैंने कहा, मैंने अपने आप को सोचा उसकी कोई वजह होगा, वो नहीं कर रहे हैं, थक गया है काफ़ी ये वो, मगर वहीद ने भी मुझे कुछ नहीं कहा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, मगर वो तो बड़ी कीन थी, इसलिए कि उसको पता चल गया था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ किस तरीके से बिहेव करना। वहीद बड़ा होशियार, वो कहते थे इतना होशियार नहीं है ये वो, मैं तो उसका ह्यूमन रिलेशंस ही वाज फर्स्ट क्लास। इतनी मुश्किल सा सब्जेक्ट, बेनजीर भुट्टो, वेरी इंटेलिजेंट, क्लेवर, क्विक टू टेक इंसल्ट, और आर्मी चीफ के साथ वो हर वक्त हर प्राइम मिनिस्टर देखता रहता है कि ये मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ नहीं, वो तो उसको ऑफर कर रही है। एंड दैट रीजन वाज कि एक छोटा सा मिसाल आपको देता हूँ। वहीद साहब जब आए तो उन्होंने कहने लगा कि ये पाकिस्तान जो है ना प्राइम मिनिस्टर, ये एक रूमर फैक्ट्री है। और उसने कहा हाँ, और ये और वो। अब मैं सुनता रहा तो कहने लगा ये रूमर फैक्ट्री इसलिए कि देखिए आपके बारे में क्या कहते, आपके बारे में तो किस किस्म की चार्जेस लगा रहे हैं इन लोग करप्शन की। बीबी ने कहा एब्सोल्यूट नॉनसेंस, क्या सबूत है? उसने कहा प्रिसाइसली कोई सबूत नहीं है, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ये तो मैं कह रहा हूं खामखा लगा रहे हैं। फिर कहता है तो इसलिए मैं सोचता हूं, मैं नहीं, हम नहीं, आप ही अपने आईबी से एक इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ये बातें हैं, इससे पता कर लें कि ये सही है कि नहीं है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ये वो कहते हैं, कर लें, अच्छा है। फिर वो रिपोर्ट निकल आएगा कि ये गलत बात है, सब लोग खुद मान जाएंगे, खुश हो जाएंगे। देखिए कितनी होशियारी से उसने अगले मीटिंग पे उसने कहा, जनरल आपने एक प्रपोजल दिया था मुझे कि आईबी से इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो हमारे खिलाफ जो एक्यूजेशंस हैं वो गलत हैं, और मैंने मसूद शरीफ से कहा है कि आप ये करें, उसने किया है, एंड हियर इज द रिपोर्ट। तो उसने कहा मैं तो आपको क्या कह रहा था, मैं तो कह रहा था ये सब रूमर फैक्ट्री है। बिल्कुल। अब देखिए ये एक और चीज आ गया, देखिए उससे क्या महसूस होता है, उससे महसूस ये होता है कि लोग जो हैं बातें कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे।
करप्शन के बारे में कहानियां बढ़ रही हैं और ये अच्छा नहीं है, ना गवर्नमेंट के लिए ना मुल्क के लिए। तो अगर ये हो रहा है तो बाज आ जाए, पता चल गया है, और अगर नहीं हो रहा है तो एहतियात करें कि हो ना। आई थिंक वेरी क्लेवर वे। आपने मैसेज भी पहुंचा दिया कि करप्शन एक फैक्टर है, आपका करप्शन है, माने आप शरीक शायद हों, और पूरा उनको पता चल गया है कि बी केयरफुल। आई थिंक इट्स वेरी गुड।